धारा 370 की बात करके शायद कश्मीर के विधायक ये बताना चाहते हैं कि वो हैं कश्मीरी जनता के सबसे ज्यादा वाइस। आप देख रहे हैं सरकारी चालीसा का एपिसोड नंबर 22। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया, मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन शर्मा। और बात आज शुरुआत करते हैं 370 से ही। 370 जिसे दफन हुए 5 साल हो चुके हैं और कई बार इसके ऊपर यह बयान भी केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की तरफ से आ गया कि अब वो इतिहास हो चुका है। मगर इतिहास को बार बार बाहर निकालने की जरूरत क्या है? क्या केवल जनता को बेवकूफ बनाना है? केवल भ्रम में डालना है कि हम 370 वापस लाएंगे? आखिर क्या इसीलिए एमएलएस को चुना था जनता ने? ये कश्मीर की जनता को सीरियसली सोचना पड़ेगा। और बड़ी बात यह है कि ये जो आज असेंबली में हुआ ये बेहद शर्मनाक था। आज जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर के एड्रेस पर वोट ऑफ थैंक्स होना चाहिए था, उस समय प्रदर्शन चल रहा था असेंबली के अंदर और कारण था 370 को वापस लाइए। हम किसे भ्रम में डाल रहे हैं? जनता तो पढ़ी लिखी है, समझदार है, इसीलिए शायद उन्होंने जमात, एआईपी, पीपल कॉन्फ्रेंस, इन सबको नकार दिया और एक एक विधायक इनका चुन के आया है जो आज अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पवन जी, ये शर्मनाक बात भी है असेंबली के हिसाब से भी और इस बात को लेकर भी कि कश्मीर की पढ़ी लिखी जनता को आप किस भ्रम में डाल रहे हैं? देखिए, लोगों के सेंटिमेंट्स ग्रैब करने हैं, वो चाहे चुनाव हो चाहे असेंबली हो। अब कश्मीर के भीतर इन लोगों का जनाधार तो खत्म हो ही चुका था। जिस तरीके से वो बाबा तिलिस्मी आए थे, उन्होंने जेल से बाहर आते ही इतनी दुनिया अपने साथ इकट्ठी कर ली, लेकिन लोगों ने नकार दिया। अब आप उसी मरे हुए, एक कहते ना मरा हुआ सांप, आप कितनी देर घूमोगे, आखिर एक दिन वो झड़ जाएगा। अब वो मरा हुआ सांप है, उसको लोगों के भी जीवित करने की कोशिश है। और अब विधानसभा के अंदर आप आज ने पूरा दिन वेस्ट करवा दिया। जो सदन के अंदर आज वोट ऑफ थैंक्स होना था, उसके ऊपर चर्चा होनी थी, 100 चीजें बाहर निकल के आती हैं, आपने उसको भी कर दिया। और दूसरा, आप जिन लोगों के लिए आप ये करना चाहते हो, उन्होंने तो आपको नकारा है, आपको तो वोट ही नहीं दिया। जिस पार्टी को वोट दिया उस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम स्पेशल स्टेटस और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के साथ स्टेटहुड चाहते हैं। उन्होंने रेजुलेशन लाया, पास हो गया। अब सरकार का है मसला, वो देखेगी। अब इस चीज को डेली ऐसा करना, देखो बीजेपी ने प्रोटेस्ट करना है, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने करना ही करना है, क्योंकि आप ऐसा कोई नहीं, सरकार ने 370 हटाई थी, तो वापस उस पे वो करेंगे। लेकिन ये बीच में जो अड़ंगा डालने वाले 5-7 लोग थे, ये सिर्फ इसलिए कि अपने लोगों को बता सकें कि नहीं हम हैं, हम अभी हैं। बड़ी बात है, जिसको आप बाबा तिलिस्मी कहते हैं, ये उनके जूनियर बाबा तिलिस्मी जो है, ये भी वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तिलिस्म मेरे पास भी है। हाँ, मगर है कुछ नहीं। देखो ना, कितनी विधानसभा में आपने चुनाव लड़ा, एक ही पार्टी एक ही बंदा जीता, वो भी जहां से बाबा तिलिस्मी पहले जीते, उन्हीं का भाई वहीं से जीता। अब सजाद लोन, पहले आप भारतीय जनता पार्टी में थे, तब आप नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, आप उसमें खड़े होते थे। मैंने देखा हुआ कटरा में अधिवेशन था भारतीय जनता पार्टी का, राम माधव आए थे, तो वहां पर और भी बहुत लोगों ने नाम किया खड़े थे। हाँ, तो आप वहां पर तो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि कतार में खड़े थे। तो आज आपको ये पार्टी जो है अपोजिशन में है, तो आप एमसी का साथ नहीं दे रहे, मुझे ठीक है नहीं दे रहे, लेकिन आप विरोध किसका कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र सरकार का। आप तो उसमें रहे हो, तो आपका विरोध, और आप 2 जगह खड़े हुए, 1 जगह जीते। सिर्फ जनता को यह बताना है कि हम ही हैं कश्मीर के सही रखवाले। बस। तो चलिए, जो आज हुआ वो नहीं होना चाहिए था, मगर कुल मिला के ये देखा जाए कि जम्मू कश्मीर में अब ऑलमोस्ट एक थर्ड फ्रंट बन गया है, जो है तो बहुत छोटा, मगर काम यही है कि असेंबली के अंदर जो रूटीन बिजनेस है उसको नहीं चलने देना, इधर उधर की बात करनी है। ना ही बात जनता की हो रही है, ना ही कश्मीर की, और बात उस इतिहास की हो रही है जो जमीन के कई अंदर चला गया है, और उसे बाहर निकालने की कोशिश भी की जाएगी तो भी बाहर शायद निकल नहीं पाएगा। इसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स जो आए हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहले तो चीफ मिनिस्टर ने खुद ही ये कहा कि जब एनसी सरकार पहले ही रेजोल्यूशन लाकर पास करवा चुकी है, तो आज फिर हंगामा करने का मकसद ही क्या था? देखिए, ये जैसा मैंने पहले कहा आपको कि ये एक पूरा फिक्स वो था कि हम ऐसा करेंगे। देखिए, कल भी हमने डिस्कस किया था कि इस रेजुलेशन का पास होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट करना है। बिल्कुल, वो सुबह हुआ,
लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ टाइम वेस्टेज थी, पूरा दिन हाउस का खराब किया। आपके पास और बड़े मुद्दे थे, आप उन मुद्दों को लेकर आते। सैनिटेशन वर्कर्स की स्ट्राइक इस समय चल रही है, पूरी म्युनिसिपैलिटीज जितनी है तमाम, जो अगर कॉर्पोरेशन को छोड़ें तो वहां पर ढेरों के ढेर गंदगी लगी, उस मुद्दे पर बात करते। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने आज की, उन्होंने अतुल टुल्लू और मनदीप कौर उनको बोला भाई इन चीज को खत्म करवाइए, आप गांव गांव में गंदगी के ढेर लगे हुए। तो काम की चीजें जो हैं वो आप लोगों के लिए करें तो अच्छा होगा। आप बिना मतलब का टाइम वेस्ट कर रहे हैं चीज बोलो, और वो उस चीज के लिए कह रहे हैं कि जो दफन हो चुकी है वापस नहीं आएगी। बीजेपी का एमएलए का एक डेलीगेशन श्रीनगर में आज चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू से मिला। जैसे कि पवन जी ने कहा कि वो मिले कि गंदगी के ढेर लगे हैं, सफाई कर्मचारियों की प्रोटेस्ट चल रहे हैं, स्ट्राइक चल रही है, मगर कारण एक और भी था। कारण ये था कि जम्मू कश्मीर यूटी है और यूटी में कोई रेजोल्यूशन जो पास होता है वो चीफ सेक्रेटरी के जरिए एलजी साहब के पास पहुंचता है। तो कहीं इसको भी डिस्कस करने का इशू तो नहीं था? बिल्कुल। देखिए, आप कोई मुद्दा लेकर गए हैं उनसे बात करने का। अब देखो, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट और एलजी के बीच में ब्रिज है जी, जो भी बात जानी है वो उनके थ्रू जानी है। अब ये मुद्दा भी उसमें डिस्कस होना बहुत जरूरी है, और मेरे ख्याल में हुआ भी होगा, क्योंकि कल वहां पर असेंबली का लास्ट दिन होगा। उसके बाद जनवरी में जम्मू में असेंबली लगेगी, तो जम्मू में लगेगी तो मुद्दा फिर भड़केगा, भड़कना तो है। मगर तब तक वो रेजोल्यूशन कहाँ पहुंचता है, हाँ, कहाँ जाके रुकता है, कहाँ जाके आगे निकलता है, ये पता चलना हो सकता है कि आज उसी पे डिस्कस हुआ हो, कल एलजी साहब जब असेंबली खत्म होती है उसके बाद डिसअप्रूव कर देंगे। बीजेपी के जम्मू कश्मीर के प्रभारी और नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी विल नॉट अलो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये आपको लगता है कि जिस तरह से जो हो रहा है ये आगे भी चलेगा, और जिस तरह का बयान उनका आया कि हम डेमोक्रेसी का मर्डर नहीं होने देंगे? देखिए, इसमें देखो एक चीज और भी है कि भारतीय जनता पार्टी का स्टार्ट से मुद्दा रहा है धारा 370 को हटाना, और उन्होंने हटा दिया। अब इस चीज को उन्होंने इस तरीके से हटाया है, जो कानूनी विशेषज्ञ हैं अगर आप उनसे भी बात करो तो वो एक ही लाइन कहते हैं, वापस नहीं आ सकता। हाँ। क्योंकि जो प्रोविजन इसके बीच में है वो हालात पैदा ही नहीं होंगे वापस आने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि केंद्र सरकार ने बहुत समय लिया है, बहुत साल लगे हैं। कि बड़ी चीज ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी जो पावर्स हैं वो होनी चाहिए थी, तब आना था, वो पावर ही खत्म कर, होगा ही नहीं। अब हो गई। अब ये स्टेट भी बन जाती है, स्टेट की असेंबली भी वापस नहीं ला सकती, क्योंकि यहां से कानून पास होगा तो सेंटर के पास जाएगा, नहीं लोकसभा में जाएगा ना। हाँ, वहां होगा, वहां कर ही नहीं सकते। हाँ, ये हो सकता है कि आपके पास एक प्रोविजन है, आप कानूनी तौर पे लड़ाई लड़िए, उसमें कई साल लग सकते हैं, लड़िए। हाँ, हो सकता है, जिसमें डॉक्टर फारूक ने खुद कहा था कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हम कानूनी लड़ाई, ठीक है, कानूनी लड़ाई तो चलती रहती है। कविंदर गुप्ता का एक बयान आया है, फॉर्मर स्पीकर भी है, इसलिए उनका बयान बहुत अहम होता है इस मामले में। फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी है। उन्होंने कहा है कि स्पीकर का रोल उतना पॉजिटिव नहीं रहा है कल और आज रेजोल्यूशन वाले इशू पर, और आज जिस तरह से हुआ है तो कहीं ना कहीं स्पीकर पे भी उंगली उठाई, और स्पीकर पे उंगली बीजेपी के इंजर्ड हुए एमएलए अखनूर से मोहनलाल भगत ने भी उठाई है। उन्होंने भी कहा है कि स्पीकर का रोल उतना पॉजिटिव नहीं रहा। तो लगता है पवन जी कि स्पीकर के ऊपर, देखिए, कविंदर गुप्ता खुद स्पीकर रहे हैं, उनको पता है कि स्पीकर का कितना दायरा है। हाँ, 3 साल स्पीकर रहे, हाँ, समय के लिए उसका दायरा बहुत बड़ा होता है स्पीकर का। स्पीकर हाउस के अंदर जितनी भी कार्रवाई हो रही होती है मॉनिटर करते हैं, उनको पता होता है क्या करना है। आप आदेश देते हो मार्शल्स को कि सबको बाहर निकालिए, जो यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। जैसे मोहनलाल ने कहा कि मेरी उंगली टूट गई, जहाँ जो दूसरे विधायक थे जिनका जब उन खींच के बाहर पठानिया को धक्का जब दिया, आरएस पठानिया को, रंधावा को जिस तरीके से दिया, उनको लग सकती थी। तो उनका भी जब जो जितने भी विधायक हैं उन्होंने कहा कि मार्शलों का व्यवहार भी ठीक नहीं था। इस तरीके से ठीक है, एक तरीका होता है बाहर निकालने का, लेकिन हमने देखा है पहले भी ऐसा ही होता है। जहां असेंबली में जुगल किशोर शर्मा को आपको पता होगा पूरे कपड़े फाड़ दिए थे, तो इंजर्ड भी हुए थे। तो ये चीजें असेंबली में तो होती हैं, लेकिन कविंदर गुप्ता का जो पॉइंट था वो ये था कि स्पीकर का रोल इस पूरे मुद्दे के ऊपर पॉजिटिव नहीं था, वन साइडेड था। कविंदर गुप्ता ने चीफ मिनिस्टर पर भी उंगली उठाई। उन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर को भी उठ के इसमें जो दखल देना चाहिए। वो बैठे रहे, हाँ। वो कभी नहीं उठे। मैंने जितने वीडियो देखे उसमें वो मुस्कुरा रहे थे, परेशान थे लेकिन मुस्कुरा रहे थे कि ठीक है, चलने दो जो हो रहा है। तो कुल मिलाकर बीजेपी का यही आरोप है कि बीजेपी सिर्फ ऑपोजिशन कर रही है, बाकी सभी विधायक एक तरफ होकर बात कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं टारगेट कश्मीर के भी विधायकों का नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार भी है, जो आज दिखा भी जब उमर अब्दुल्ला ने खुद कहा
कि आखिर वो सब कुछ हो चुका है, उनके मंत्रियों ने भी कि रेजोल्यूशन पास हो चुका है, अब विरोध बनता ही नहीं था। इसमें एक चीज और थी दीपक कि यहां पर जब ये प्रदर्शन हो रहा था, उसके बाद जब सभी लोग बाहर निकले, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम बड़े नेता जो पार्टी के एक तनवीर सादिक, जो तनवीर हैं वो स्पोक्स पर्सन है, हाँ, बिलाल लोन, स्कीना इटी जो मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि हमने जो लाया था रेजुलेशन वो पास हो गया, अब बीजेपी ने तो विरोध करना ही करना है। लेकिन आज यहां पर आप बैनर लेके आ जाते हो, कार्रवाई पूरी बाधित कर देते हो, आप कश्मीर के ज्यादा ठेकेदार बन रहे हो। वही चीज है कि कश्मीर का खास कौन, हाँ। यही बताने की कोशिश कश्मीर में हो रही है। खैर, इन सबके बीच में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अपने कामों में लगे हुए हैं। उन्होंने कई आज बैठकें की और खास तौर पे कश्मीर में सर्दी से पहले एक प्रिपरेशन मीटिंग होती है, डिविजनल कमिश्नर ने भी की और वो उसका ब्यौरा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी दिया कि आने वाले दिनों में किस तरह से कश्मीर की सर्दियों को देखना है। कश्मीर में 2 मंत्रियों ने भी आज बैठकें ली, जिसमें जावेद राणा थे और जावेद डार थे। उन्होंने भी सारा कामकाज को देखा कि आगे कैसे चलना है। और बड़ी बात यह है कि कश्मीर की जनता ये देख रही है कि जब से सरकार बनी है कि आखिर जनता के कामकाज क्या हो रहे हैं। असेंबली भी लग गई, सरकार भी बन गई, जनता की कोई बात नहीं, केवल 370 और स्टेटहुड पे नारेबाजी। बिल्कुल, आज एक जो हमारा कार्यक्रम है नवी सरकार लोगों के मुद्दे, उसमें भी एक महिला ने लिखा है कि इस समय आप बाहर निकलकर देखिए, आपके तमाम शहर जो है गंदगी से पटे पड़े हैं। आप 370 के पीछे पड़े हुए जो दफन हो चुका है, उस चीज के बारे में बात करिए, सरकार पर प्रेशर डालिए कि पहले इन लोगों के मुद्दे हल करें ताकि गलियों में जो गंदगी पड़ी है वो साफ हो। जम्मू की डोगरा बेल्ट से उमर अब्दुल्ला सरकार में एकमात्र कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा ने भी बाहर आज असेंबली से आकर मीडिया से बातचीत की और उन्होंने उंगली बीजेपी पर भी उठाई। उन्होंने कहा यह बीजेपी का तरीका ठीक नहीं, जिस तरह बेंचेस के ऊपर चढ़ के नारेबाजी और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आखिर वो टारगेट पे किसको ले रहे हैं, ये भी बहुत जानना है हमें। देखिए, अब बेंचों पे पहले भी लोग चढ़ते थे, बिल्कुल, जब विधानसभा के अंदर हमने कई बार देखा हुआ है, स्पीकर तक पहुंच जाते हैं ऊपर, उनके हाथ से कागज छीन लेते हैं, ये तो टेबल पे चढ़ रहे थे। आप इंडिपेंडेंट विधायक हो, आप अपना रोल प्ले करिए, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं हो, आप इंडिपेंडेंट विधायक हो, आपने सपोर्ट दी है, रेजुलेशन एनसी का है, आपको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा जैसे हिसाब से लोगों ने आपको मैंडेट दिया है। आप अगर इस तरह की वो बयानबाजी करेंगे तो जम्मू में भी आपके खिलाफ भी प्रोटेस्ट होंगे। तो शायद सतीश शर्मा बीजेपी के खिलाफ जाकर एनसी या उमर अब्दुल्ला के नजदीकी बनने की एक एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं, मगर शायद ये बहुत ज्यादा सीरियस इशू है। इस पे बयानबाजी बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि ये बीजेपी वर्सेस एनसी नहीं है, बल्कि जम्मू वर्सेस करने की कोशिश हो रही है और एनसी भी इसमें परेशान है, क्योंकि जो एनसी के खिलाफ जा रहे हैं वो भी कश्मीर में एनसी से खिलाफ हो रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ के बयानबाजी करनी है कि आखिर किस चीज पे क्या प्रोटेस्ट हो रहा है और बयान किस चीज का देना है। जम्मू में फिलहाल जो है नेशनल गेम शुरू हुई है, कई स्टेट्स की टीम जम्मू पहुंची। हमने एक कार्यक्रम भी चलाया कि खेल में तो बच्चे बहुत अव्वल होंगे, मगर कहीं ना कहीं जनरल नॉलेज भी जरूरी है। खेल मंत्रियों के नाम ही अलग अलग राज्यों से आए बच्चों को नहीं पता थे, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों को नहीं पता थे। तो मुझे लगता है पवन जी, जनरल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। ये बच्चों की भी कमी हो सकती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि स्कूल के प्रबंधन की और स्पोर्ट्स जो अथॉरिटी जो इन बच्चों को लेकर जाती है, उनको भी ये बताना चाहिए कि आप कौन से राज्य में जा रहे हो, वो राज्य है क्या, वहां पर खेल मंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है। आज हमारे रिपोर्टर ने तमाम लोगों को पूछा, उनको अपनी स्टेट के अपने स्टेट के खेल मंत्री का नहीं पता, सेंटर के खेल मंत्री का नहीं पता, तो आप आए हो नेशनल गेम खेलने। तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक विषय है, इसके ऊपर कंसर्निंग जो लोग हैं उनको सोचना चाहिए। चलिए, बच्चों को अवेयर भी करना बहुत जरूरी है। हम हर रोज जाते जाते यही कहते हैं कि पॉलिटिकल अवेयर रहिए, जनरल नॉलेज से अवेयर रहिए, क्योंकि मैन एक सोशल एनिमल है। अगर थोड़ा सा बेटर होंगे तो ही हम अलग हो पाएंगे, नहीं तो बुद्धि वहीं की वहीं रह जाएगी। तो सीखना बहुत जरूरी है और उम्मीद है कि खेलों से बच्चे अच्छा परफॉर्म भी करें, यहाँ से मेडल जीत के जाए, सभी टीम्स का अच्छे मुकाबले हो। तो आज के सरकारी चालीसा में इतना ही, कल जो खास होगा वो आपके तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए द न्यूज रूम 24 आवाज को अगर आपने लाइक, फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रखिए, क्योंकि बहुत सारे इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम भी हमारे जरिए आपको देखने को मिलते हैं। बहुत धन्यवाद।